वेद इस वक्त अपने केबिन में बने बड़े से विंडो के पास खड़ा था और अपनी गहरी नज़रों से विंडो से बाहर दिख रहे खूबसूरत बेंगलुरु शहर को देख रहा था। वेद की नज़रें इस वक्त बेशक बाहर की तरफ क्यों ना थी, पर उसके दिमाग में शायद कुछ चल रहा था। तभी वेद के केबिन का गेट ओपन होता है और कोई शख्स चलते हुए ठीक वेद के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वेद को आभास हो चुका था कोई आया है, और कौन, शायद ये भी। पर फिर भी वे पीछे नहीं पलटता और बिना पलटे ही कहता है, तुम, कोई काम था छोटे? वेद अपनी बात बोलकर चुप हो गया और तभी वेद के पीछे खड़ा देव कहता है, क्या भाई, आप हर बार कैसे समझ जाते हो कि ये मैं हूँ, वे भी बिना देखे? देव की बात सुनकर वेद कहता है, मेरे केबिन में बिना मेरी परमिशन बस तुम आते हो देव, क्योंकि ये हक मैंने बस तुम्हें दिया है। तो बस मेरे लिए ये बात समझना बहुत आसान है। वेद की बात सुनकर देव कुछ नहीं कहता, फिर अचानक से कहता है, भाई, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? देव की बात सुनकर वेद कहता है, तुम्हें मुझसे कोई बात पूछने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी देव? तुम जब चाहो सवाल कर सकते हो, पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? वेद की बात सुन देव कहता है, भाई, जिस प्रोजेक्ट की बात अभी आप मीटिंग रूम में कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट पर तो मैं काम कर रहा था ना। वे आपने मुझे दिया था और कल मैं वहां जाकर काम देखने वाला था। फिर अचानक से आपने एकदम से प्लान चेंज करके खुद से जाने का फैसला किया। बस ये बात मेरे समझ नहीं आई। देव अपनी बात बोल चुप होता है कि वेद कहता है, तुम्हें अपने भाई के फैसले से एतराज है क्या छोटे? वेद की बात सुनकर देव जल्दी से कहता है, नो भाई, आपके फैसले पर एतराज, और वे भी आपका छोटे करेगा? सपने में भी नहीं। एक बार को भगवान के फैसलों पर मैं सवाल कर सकता हूँ, पर आपके नहीं। और मेरा ये सवाल पूछने के पीछे आपके फैसलों पर एतराज करना नहीं था। मैं जानता हूँ आपने कुछ सोचा या उसके पीछे कोई वजह होगी। मैं बस उसी सवाल के पीछे की वजह जानना चाहता था। ऐसा क्या हुआ जो आपने अचानक से ऐसा किया? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देव की बात सुनकर वेद अब देव की ओर पलटता है और देव से कहता है, कल तुम्हारे कॉलेज की बात की है मैंने। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी बिजनेस की पढ़ाई पूरी करो और अपनी जिम्मेदारी को समझो, क्योंकि आगे ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। वेद की बात सुनकर अब देव को भी गुस्सा आने लगता है और वे वेद से कहता है, देखिए भाई, आपके हर फैसलों को मैं अपनी आंखें बंद करके मान सकता हूँ, पर तब जब आप मेरे साथ हो। और आप जानते हैं मुझे इस होटल के बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बस आप चाहते थे, इसलिए आपकी बातों का मान रखकर मैं यहाँ हूँ। मेरा सपना ये नहीं है, आप जानते हैं। फिर भी आप मॉम की बातों में आकर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप अपने भाई के सपनों को कैसे भूल सकते हैं? आप जानते हैं ना, बचपन से अब तक मेरा सपना एक बेस्ट फोटोग्राफर बनना है। इसके लिए ही मैं यहाँ से दूर गया था। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी। पर यह बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, ना मेरा सपना है और ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मॉम मेरी बात नहीं समझती तो क्या आप भी मुझे सौतेला? देव, बस, और आगे एक शब्द भी नहीं। देव की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि वेद गुस्से में देव पर चीख पड़ता है और वेद अपने दोनों हाथों को देव के कंधों पर रखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शब्द का इस्तेमाल करने की? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने अभी क्या कहा? वे शब्द जो आज तुमने बोला मैं कभी सुनना नहीं चाहता था तुम्हारे और मेरे रिश्ते में, पर आज तुमने खुद से ये बोल मुझे बहुत ही बुरा फील करवाया है देव, बहुत बुरा। वेद की बातों से ही साफ पता चल रहा था कि देव के मुंह से निकला वे सौतेला शब्द वेद के दिल को कितना दुखी किया था। और ये बात देव भी अच्छे से समझ रहा था कि अपने गुस्से में वे अपने भाई को दुखी कर दिया। उस भाई को जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और जिंदगी में खुशियों की ही तमन्ना की है उसने, पर आज उससे गलती हुई थी और ये बात वे जानता था। आज उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया जो वेद ने बचपन से सुना था अपनी मॉम के मुंह से, और इस एक शब्द के साथ ही वेद का बचपन बीता था। देव को अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए वे एकदम से वेद के गले लग जाता है और गले लगकर कहता है, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। आई नो मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। पर भाई, यू नो ना कि आप मेरे लिए क्या हो। आप मेरे भाई ही नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।
आप मेरे लिए क्या हो, मैं शायद शब्दों में नहीं बता सकता। पर ये समझ लीजिए कि इस देव की जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वे आप हो। देव के भाई, इस छोटे के भाई। भाई, गलती से मेरे मुंह से वे शब्द निकल गया, वरना ऐसे शब्दों को तो मैं अपने जहन में भी नहीं आने दूं। प्लीज भाई, इस बार अपने छोटे को माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए भाई, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कल से नहीं, कल से नहीं, आज से नहीं, नहीं आज से नहीं, बल्कि अभी से मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। फिर मेरी कमजोरी की वजह से आपके भाई की ये घंटों बनाई बॉडी बेकार हो जाएगी। फिर लड़कियों के बीच आपके भाई का अटेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए आप। वेद अपने सामने अपने छोटे का नाटक देख रहा था और अब वेद के होठों पर स्माइल आ गई, जो देखकर देव जल्दी से आगे बढ़कर वेद के गालों पर थैंक यू बोलकर किस करता है कि तभी वेद के केबिन का डोर ओपन होता है और कोई अंदर आता है कि उस इंसान की आंखें बड़ी हो जाती है अपने सामने का सीन देखकर, क्योंकि इस वक्त वेद और देव की पोजीशन ही कुछ ऐसी थी। देव ने कसकर वेद को पकड़ा था और उसके होठ वेद के गाल पर थे और किसी की हैरान नजरें अपने सामने खड़े उन दोनों भाइयों पर। अपने सामने का नजारा देखकर, क्योंकि जिस तरह से देव और वेद इस वक्त एक दूसरे के करीब थे, उन दोनों को उस स्थिति में कोई भी देखता तो शायद उनको गलत ही समझता। वेद और देव को इस वक्त इस तरीके से इतने करीब देखकर सामने वाला इंसान, जो कोई और नहीं आसी ही थी, जिसके हाथों में कोई फाइल थी, वे तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर जल्दी से सॉरी सॉरी बोलती है और उसी तरह से सॉरी सॉरी कहते हुए आगे बोलती है, ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं बाद में आती हूँ। और ये बोलकर वे जैसे ही जाने को हुई कि तभी दोनों भाइयों की नज़र सामने गेट पर पड़ी और उन दोनों की आंखें भी उसी तरह हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उनको गेट पर कोई और नहीं, खुद आसी ही खड़ी दिखाई दी थी, जिसके हाथ में इस वक्त कोई फाइल थी। और आसी की हरकत और बातों को सुनकर वेद और देव समझ जाते हैं कि आसी ने जरूर उनको इस तरह से देखकर कुछ गलत समझ लिया है। इसलिए देव आसी को वहां से जाता देख जल्दी से वेद से अलग होकर आगे बढ़ते हुए आसी से कहता है, आशी रुको। देव के कहने पर आसी, जो अब तक वापस बाहर जाने के लिए पलट गई थी, वेद की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए, पर वह पलटी नहीं देव की तरफ और ना ही कुछ कहती है। तभी देव जल्दी से आसी के ठीक पीछे आकर खड़ा होकर कहता है, देखो आसी, जो कुछ भी तुमने अभी देखा वैसा कुछ भी नहीं है। देखो, तुम कुछ भी गलत मत समझना। जो भी तुमने देखा वह गलत था। अब मेरा मतलब है, जो तुमने देखा वह सही था, पर जिस तरह से देखा या समझा वे गलत था। अब मेरे कहने का मतलब है कि तुमने इस तरह से देखा कि तुम्हारी नज़रों में शायद वह गलत था। अरे मैं बस कहना चाहता था कि तुम कुछ भी गलत मत समझना। मतलब ये था कि जो तुम समझना चाहती हो वह गलत था यार। मैं तुम्हें मतलब नहीं समझा पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या और कैसे समझाऊं। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम समझ तो गई हो ना। मेरे और भाई के बीच बस भाईचारा है और कुछ भी नहीं। मैं बस उनको किस करके अपनी खुशी बता रहा था और तभी तुम आ गई। फिर तुमने वे सब देखकर कुछ गलत समझ लिया शायद, जबकि वैसा कुछ भी तो है ही नहीं। आसी अभी शांत थी और आसी को कुछ भी ना कहते देखकर देव को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वे ये सब क्या बोले जा रहा है। वे तो बस बोले जा रहा था। देव की बातें आसी समझ नहीं पा रही थी और वहीं देव जिस तरह से आसी को सब कुछ समझा रहा था, वे देखकर वेद को अब गुस्सा आ रहा था और अपने गुस्से को शांत करते हुए वेद खुद आगे बढ़कर आसी से कहता है, देव वेट। वेद की शांत आवाज पर उसमें थोड़ी सी नाराजगी थी, जो देव समझ गया था, पर आसी अभी भी पलटी नहीं थी और वे वहीं अपनी जगह पर खड़ी थी। वेद कहता है, बिना गेट नॉक किए मेरे केबिन में आने की परमिशन तुम्हें किसने दी? किससे पूछकर तुम बिना परमिशन के यहाँ आई हो? देव वेद की बात सुनकर हैरान था। उसे तो लगा था कि वेद अपने और देव के बीच की जो भी बातें थी वे आसी को, जो कंफ्यूज हुई थी, उन दोनों भाइयों को लेकर वे कंफ्यूज दूर करेंगे। पर वेद ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वेद तो उससे ही सवाल कर रहा था कि वे यहाँ क्यों आई बिना परमिशन। देव का सर घूमने लग गया वेद की परमिशन वाली बात सुनकर। आसी को अब थोड़ा गुस्सा आने लग गया था, पर फिर भी वे अपनी शांत आवाज में कहती है, आई एम सॉरी सर, आई नो मुझे इस तरह से बिना परमिशन के आपके केबिन में नहीं आना चाहिए था। बट सर, परमिशन वहाँ मांगा जाता है जहाँ पर गेट लॉक होता है, पर आपका गेट लॉक नहीं, ओपन ही था। इस वजह से मैंने लॉक नहीं किया।
बट आई थिंक मैं जल्दबाजी में आ गई और मैंने जो देखा सामने भी गलत देख लिया। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि आपकी प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात आशी देव और वेद की तरफ देखकर कही थी। आशी फिर आगे कहती है, सर मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। नीचे फर्स्ट फ्लोर पर पाठक सर खुद आपके पास आ रहे थे, पर कुछ अर्जेंट काम आने की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्होंने इसलिए मुझे भेजा है। इस फाइल पर आपका अर्जेंट साइन चाहिए, सो प्लीज़ साइन इट सर, ताकि मैं भी यहाँ से जा सकूँ। आशी अपनी बात बोलकर चुप हो गई। वे भी अपनी बातों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। वे जानती थी कि वे कुछ कहेगी तो सामने वाला कुछ कहेगा और फिर वे कुछ कहेगी, इससे बातें बढ़ेगी। और वे बिल्कुल भी नहीं थी इन दोनों भाइयों से बात करने में इंटरेस्टेड। वे बस अपने काम से काम रखना चाहती थी। आशी की बात सुनकर वेद कहता है, ओके फाइल यहीं पर रख दो, मैं साइन कर दूंगा। आशी वेद से कहती है, जी सर बिल्कुल, लेकिन पाठक सर ने कहा है कि साइन अभी चाहिए। अगर आप अभी साइन कर देते तो अच्छा होता, ताकि मुझे दोबारा ना आना पड़े यहाँ। आशी की बात सुनकर वेद जल्दी से आशी के हाथ से फाइल लेता है और उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है और फाइल आशी को पकड़ा देता है। फाइल लेते ही आशी वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई खुला बैल घूम रहा हो। अब देव गुस्से से वेद की तरफ पलटकर कहता है, भाई ये क्या तरीका है उससे बात करने का? वेद अभी भी अपनी शांत आवाज में देव से कहता है, व्हाट? देव कहता है, ये क्या भाई, आपको उसकी कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए थी ना। वह जिस तरह से केबिन में आई और हम दोनों को देखा, वे पक्का कुछ गलत समझ गई है। ये सही बात नहीं है भाई। आपका तो समझ में आता है, दुनिया आपको गे कहती है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे भी कोई इस लाइन पर ले, मुझे भी उस तरह समझे, मैं ये नहीं चाहता। आप जानते हैं भाई कि मैं कितनी लड़कियों के दिल पर राज करता हूँ, पर जिस लड़की के दिल पर राज करना चाहता हूँ वे मुझे गलत समझे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। देव की कही बातें वेद के कानों में पहुंचने लग गई। वेद को गुस्सा आ रहा था, पर वे किसी तरह अपने आप को शांत कर रहा था। उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि देव आशी को पसंद करने लगा है, अपने भाभी को। अब ये बात ये बेचारा कैसे बताए कि आशी उसकी भाभी है। वे शादी को चाहकर भी सबके सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वे जानता था इस शादी का कोई मतलब नहीं है। 2 महीने पहले ही बीत चुके हैं, अब तो बस 4 महीने बचे हैं और 6 महीने के बाद उनकी इस शादी का ऐसे भी कोई फायदा नहीं है। वेद अभी भी शांत था, पर देव वेद की तरफ घूरकर देखता है और फिर जल्दी से वहां से चला जाता है, क्योंकि वे चाहता था कि जो आशी को कंफ्यूजन हुई है उन दोनों को लेकर वे जल्द से जल्द दूर करे। वह नहीं चाहता था कि आशी उसको लेकर कुछ भी गलत समझे और उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही इसी तरह से खराब है आशी पर।